हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और एक वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। एकदम ज़बरदस्त कंटेंट है। समझिए कि इस बार 400 पार फिर से तैयार हो जाइए आप लोग। अब की बार 450 के पार कंटेंट आपके लिए तैयार हो चुका है और इस वीडियो में आपको प्रॉपर इस 1 चैप्टर का कंटेंट इतना बेहतर सजाया गया है कि आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। आप ढूंढ करके राजिएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने से मेहनत करके 450 नंबर अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। अगर मेहनती बच्चा होगा तो इससे भी ज़्यादा ला सकता है। एकदम समझिए कि आपको 400 से नीचे इस कंटेंट को अगर अच्छे से कोई बच्चा अध्ययन कर लेता है तो इससे कम नहीं आने वाला है। और इस बार हम लोग का हाईएस्ट रिजल्ट यहाँ पे है इस क्लासेस से 411, 410, उसके बाद 380, 375, इतना नंबर आपको देखने को मिलेगा एकदम हाईएस्ट में। तो अब की बार मेरा टारगेट है 450 लेकर के आना है कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। कंटेंट बहुत बेहतर सजाया गया है। चलिए, तो इस क्लास 10th की जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है इसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर आपका है धातु अधातु। ठीक है, और चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक। उसके बाद पांचवा चैप्टर में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। छठा चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। यानी आपको 6 चैप्टर तक पढ़ना है टोटल। ठीक है, 6 चैप्टर में से आपको 24 से 25 नंबर ये पक्का रहता है। ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री से। और इसमें आपका जो चैप्टर 5 और चैप्टर 4 ये ऐसा 2 चैप्टर है, इसमें से आपको अकेले ये 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक रहते हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर 12 से 15 नंबर तक रहते हैं और उसके बाद बाकी जितने नंबर बच रहे हैं बाकी आपको 1 से लेके बाकी चैप्टर तक मिलेगा। लेकिन आपको पूरा चैप्टर अध्ययन करना है अच्छे से। इसमें सिर्फ 1 चैप्टर मैंने आपको लेकर के आए हुए हैं, पूरा इंक्लूड है 1 चैप्टर। और इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है जो आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 चैप्टर से। और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से सजाया गया है इसमें और बेहतर तरीके से सजाया गया है। जो आप देखिएगा तो उसी तरह से आपको फेयर करना है, कॉपी में नोट करना है और उसको एग्ज़ाम के समय याद करने के लिए आपको बेहतर रहेगा फिर। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 1 से। यानी देख लीजिए, आपका चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिफिनीशन याद करना है। कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया देखिए, यानी रसायन विज्ञान आपका यहाँ पे है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे समझा दिया गया है और इसका डिफिनीशन तैयार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रस आयन। यानी इस चैप्टर का जो आपका दिख रहा है रस आयन, यानी पूरा केमिस्ट्री रस से भरा हुआ है। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री को छोड़ के यहाँ से जाते हैं आप तो समझिए कि आपका 25 नंबर इसमें से डूबने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें क्या कीजिए, ये रस और आयन जो दिख रहा है तो ये दोनों मिक्स कर दीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा, रसायन एकदम से मजबूत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जिसका अर्थ है रसो यानी द्रव का अध्ययन। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इतना तो बेसिक था इसमें इस चैप्टर में। लेकिन अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट। कौन सा? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पदार्थ क्या है। ठीक है, अब जैसे पदार्थ क्या है, अब पदार्थ के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे कण से, एकदम समझिए कि अगर बालू का एक कण लेते हैं और उसको हथौड़े से लेकर के एक हथौड़ा लगाते हैं पत्थर पे, तो उसमें से सबसे छोटा जो कण होगा वही आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, पदार्थ प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, पदार्थ में क्या हो सकता है कि अब पदार्थ मैंने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एकदम सबसे छोटा पार्टिकल जो आप अपने
खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे मिल करके क्या होता है, छोटे छोटे आपका ये मार्कर बन गया या फैन बन गया या बोर्ड बन गया, तो ये सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिला करके क्या करते हैं हम बनाते हैं। ठीक है। अब पदार्थ जो होता है तीन स्टेज में होता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेज में आपको दिखाई देता है। तो देखिए अब 3 स्टेज में आपको देखना है। यहाँ से देखिए पदार्थ 3 अवस्था में होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। चलिए अब शुद्धता के आधार पर अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए कितना बेहतर तरीके से इसको अलग अलग करके समझाया गया है और अलग अलग पार्ट बाई पार्ट लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको बेहतर तरीके से समझना है। देखिए अब यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था आपको बताया गया है, लेकिन शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार बताया गया है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ और फिर अशुद्ध पदार्थ दिख रहा है आपको। चलिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, चलिए एक बार यहाँ से हम कर देते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। चलिए शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ का 2 पार्ट कर दिया गया है, एक हो गया आपका तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में हो गया मिश्रण, यानी इसमें एक से अधिक पदार्थ आपका मिला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए तत्व आपका 3 प्रकार का हुआ, एक धातु, एक अधातु, तीसरा उपधातु। अब उसके बाद इस यौगिक में, अब इस यौगिक में आप देखिए यहाँ पे आयनिक हो रहा है, उसके बाद सहसंयोजक हो रहा है। ये क्या है आपका, सहसंयोजक है। ठीक है, एक आयनिक है, ये सहसंयोजक है, सहसंयोजक। ठीक है, सहसंयोजक है, ये आयनिक है। ये मिश्रण हो गया, ये आपका समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए समांगी और विषमांगी, समांगी में मतलब क्या होता है कि एक समान इसमें तत्व आपका रहेगा, और विषमांगी में क्या होगा, अलग अलग तत्व रहेगा। तो इसी का मिश्रण इसमें रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका समांगी में कहलाएगा, और विषमांगी में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन मिल गया प्लस ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण है लेकिन इसमें सेम मिश्रण रहेगा और इसमें अलग अलग रहेगा। ठीक है, चलिए अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तत्व पे। ठीक है, अब तत्व क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको जैसे जैसे बोर्ड पे पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिखाया गया है उसी तरह से आपको एकदम नोट बनाना है, और मेरे ऑफलाइन के बच्चों से ज़्यादा मेहनत आपको ऑनलाइन वाले बच्चे को करना है, क्योंकि कंटेंट ऑफलाइन का मेरा जो है एकदम समझिए कि हूबहू इसी तरह पूरा मैटर तैयार करके आपको लगाया गया है। लेकिन ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, यूट्यूब पर आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, फ्री में पढ़ना है आपको। तो आप अच्छे से कंटेंट देखिए और पढ़िए। क्लियर। चलिए देखिए तत्व किसे कहते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। क्लियर। अब एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। अब तीनों मिलने के बाद परमाणु बनता है। अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, आपका तत्वों का निर्माण होगा। जैसे तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला तत्वों की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको तत्वों की परमाणु संख्या को आप लिख सकते हैं Z बराबर P बराबर E। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं जप्पे। ठीक है, इसको जप्पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन आपका हो गया। अब आते हैं यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ जो यौगिक कहलाता है। बने नए इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यहाँ पे को लगा लीजिएगा, को यौगिक कहा जाता है। क्लियर। ध्यान से देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में
रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ से मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण पे ध्यान दीजिए। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है। कुछ तत्व और कुछ यहाँ पे संकेत इसका है लिखना है। यानी मिश्रण आपका हो गया कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है, यानी रासायनिक रूप से इनका नहीं होता है। अब इसके आगे हम लेके चलते हैं आपको। चलिए, अब सबसे बढ़िया इसमें बात आपका ये है कि अब चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 पढ़ने से पहले मैंने आपको बहुत बार बोला है और अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको चैप्टर 1 जब पढ़ना है, यानी केमिस्ट्री का आप 1 से लेकर के पूरा 6 चैप्टर तक अगर पढ़ना है आपको, तो मैं जो बता रहा हूँ अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट आपको याद करना है। जो जो इसमें बात बता रहा हूँ इसको कंप्लीट आपको याद करना है, तभी आप केमिस्ट्री पढ़ पाइएगा, वरना आप भूल जाइए केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि आपको केमिस्ट्री नहीं आने वाला। अगर इतना करके नहीं आते हैं तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे प्यारे बच्चे हैं तो आपको ये याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब कैसे याद करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे देखिए तत्वों का नाम है, संकेत है, परमाणु संख्या है। अब हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। क्लियर। अब यहाँ तक आपका 15 एलिमेंट है, फिर इधर से 15 एलिमेंट है। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर। ये पूरा 30 का 30 एलिमेंट आपको याद करना है, इसके परमाणु संख्या और इसके तत्व कंप्लीट आपको याद करना है अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो। क्योंकि ये समझिए कि इंग्लिश का जो आप ABCD याद करके रखते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में आपको 30 तक एलिमेंट याद करके रखना ही है, तभी आपका नैया पार लगने वाला है। वरना फिर आप बहुत पीछे रह जाइएगा केमिस्ट्री में और लास्ट में जा कर के यही बोलिएगा कि हमको केमिस्ट्री नहीं आता है, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बता रहा है वैसे आप कीजिए, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं कि अब इसमें पूरे केमिस्ट्री में टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? टोटल 118 तत्व हैं। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। उसके बाद प्राकृतिक तत्व कितने हैं इसमें, यानी जो प्रकृति से खोजा गया है, कितने हैं? 98 तत्व हैं। अधातुओं की संख्या कितनी है? 93 है। ध्यान दीजिएगा, धातुओं की संख्या कितनी है? 93 है। अधातुओं की संख्या कितनी है? 18 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बहुत बढ़िया पोर्शन है, तो इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए, उसके बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, आपका ऊपर भी है और लास्ट में नीचे भी दिया हुआ है। उसके बाद इधर देखिए, सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। द्रव अवस्था में धातु पारा मरकरी। द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन। एक ब्रोमीन ऐसा है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु है, ठीक है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो देखिए, एल्युमिनियम है आपका, यहाँ से कॉपर है, उसके बाद चांदी है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर, ठीक है। अर्जेंटिनम इससे बोल सकते हैं। विद्युत का सुचालक अधातु में बताना है, तो अधातु में आपका विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से होता है। जो हमारा हड्डी और दांत मजबूत होते हैं वो किसके थ्रू बने रहते हैं? कैल्शियम से बने रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे और देखते हैं इसमें जो भी हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण इसमें दिख रहा है, इसको आप नोट करते चलिएगा और फेयर पूरा ज़बरदस्त बना के रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के समय दिक्कत ना हो। क्लियर? क्योंकि इससे बेहतर आपको फिर कंटेंट मिलने वाला नहीं है। चलिए, उसके बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है आपका? ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। क्लियर? उसके बाद इधर देख लीजिए, हड्डियों एवं दांतों के लिए क्या था? कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। उसके बाद निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस का नाम बताना है। तो देखिए,
अब निष्क्रिय अक्रिय निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस के नाम बताना है, यानी जो आपको पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होते हैं 18 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं 0 ग्रुप। ठीक है, 18वां ग्रुप या 0 ग्रुप, 0 ग्रुप बोल सकते हैं। क्लियर। अब इसी में रहता है आपका हीलियम, नियन, आर्गन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्रिप्टन हो गया केयर, जेनन, रेडन, यहाँ पे जेड होगा, जेडन। ठीक है, जेनन, रेडन। क्लियर। तो देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, चलिए अब इतना आपका हो गया कंप्लीट। चलिए यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव का सबसे हीरो क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऐसे बताइए कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 3 ठो दिखाई दे रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखिए आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए, अब एक पोटेशियम रहेगा और 3 ऐसा अलग धातु रहेगा जो ये दोनों नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि तीनों में है कि नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी दिखाई दे आपको तो उसको ऑप्शन आप टिक लगा दीजिएगा। कार्बन क्या होता है, ठीक है, अब पूछेगा कार्बन क्या है, तो कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, आपको बताना है। तो कार्बन आपका क्या है, अधातु है। ठीक है, कार्बन आपका अधातु है। चलिए उसके बाद अब देखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं। कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए कार्बन के 2 अवरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये कार्बन का आपका 2 अवरूप होता है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। प्राकृतिक रूप से कौन सा है आपका सबसे कठोर पदार्थ, हीरा है। ठीक है, क्या है, हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। याद रखिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, 2.24 होता है। फिर अब यहाँ से आपके लिए फिर से ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पे लगातार 4-5 ठो यहाँ पे तैयार है क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है आपको, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब देखिए 2 वर्ड आएगा आपके सामने, कुचालक और सुचालक। तो कुचालक का मतलब उसमें करंट नहीं जाता है, और सुचालक में क्या होता है, करंट चला जाता है। तो सुचालक यानी समझिएगा शुभ काम करेगा, इसमें करंट चला जाएगा। ठीक है, और कुचालक में आपका कुचल देगा, यानी करंट नहीं जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा ऐसे। उसके बाद ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट से हम करंट पास कर सकते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, लेकिन धातु में ये गुण होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें भी वही गुण पाया जाता है, चमकने वाला। ठीक है, उसके बाद आयोडीन अधातु होते हुए भी ये भी चमकदार है। 2 याद रखिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होता है, ये आपका विद्युत का सुचालक भी होते हैं और चमकदार भी होते हैं। क्या क्या, विद्युत का सुचालक भी होते हैं और चमकदार भी होते हैं। ये 2 काम करते हैं, चमकदार होते हैं और सुचालक भी होते हैं। ठीक है, कौन, ग्रेफाइट और आयोडीन आपका, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अब देखिए कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। अब देखिए सामने यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। तो यहाँ पे लिथियम है और पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। अब यहाँ पे आपको स्टार देके लिखाया गया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। H से नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों से अधिक सक्रिय होते हैं। देखिए ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल 1-2 से अधिक सक्रिय होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब लिथियम, पोटेशियम आपको दिख रहा है यहाँ पे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन। मैंने आपको एक तरीका बताया था उसको याद करने के लिए, जैसे मैं अभी आपको बोर्ड पे बताया हूँ, ध्यान दीजिए इधर। देखिए
जैसे यहाँ पे आपको बताया था मैंने, एक ट्रिक है पोटैशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन। ठीक है, वो कैल्शियम है। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा को बोलेंगे Fe। ठीक है, और टीन को बोलते हैं प्लम्बम यानी Pb। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन। यहाँ से आप 4 एक साथ याद करिएगा। पोटैशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन। उसके बाद आपका आता है लेड, LED। लेड मतलब क्या होता है आपका? शीशा, लेड। उसके बाद ले हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तांबा का हो गया कॉपर, तांबा, पारा। पारा आपका हो जाएगा कौन सा? मरकरी, Hg। तांबा, पारा, चांदी, सोना यानी Ag। Hg के बाद Ag और उसके बाद आएगा Au। तांबा, पारा, चांदी, सोना। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा। तो ये क्या होता है, अब इसका आपको बुक में ऐसे बना के दिया होगा। ठीक है, यानी जो सबसे ऊपर दिख रहा है इधर से समझिए 1 नंबर है, और ऐसे करके आपको नीचे तक है, और ये लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाला जो तत्व होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और नीचे वाला जो ये सब आएंगे इधर, तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले ये इस पोर्शन में रहते हैं। ठीक है, तो इनका क्रियाशीलता क्या होता है? कम होता है इस सब के तुलना में। क्लियर? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है इसमें। ठीक है, तो इसको देखना है आपको। चलिए, उतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें वही बात बता रहा है कि देखिए H से नीचे वाले सभी तत्व क्या है? जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद ऊपर वाला तत्व नीचे वाला तत्व से अधिक सक्रिय होता है, यानी ऊपर वाला जो तत्व है वो क्या है? नीचे वाला तत्व से अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? अधिक सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल, 1 2 से अधिक सक्रिय है, यानी 1 जो है 2 से क्या है? अधिक सक्रिय है। फिर जो तीसरा है, तीसरा से ये जो दूसरा है ये अधिक सक्रिय है, फिर इससे ये अधिक सक्रिय है, यानी उससे अधिक क्रियाशील इसमें पाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए, ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते हैं। जैसे 1 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 1 को नहीं हटा सकता है। अब इसमें Mg ठंडा जल से अधिक ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। जो तुम्हारा मैग्नीशियम है क्या करेगा? ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। अब एग्जांपल में मैंने आपको लिख देता हूँ यहाँ पे Zn प्लस CuSO4। अब ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो बात बताया था कि ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करते हैं? हटा देते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटाता है। तो जो मैंने अभी ट्रिक बताया था उसमें Zn जो था आपका ऊपर था, Zn कहाँ था? ऊपर था, और Cu कहाँ था? नीचे था। तो ये क्या करेगा? इसको हटा सकता है, ये इसको हटा देगा, लेकिन ये इसको नहीं हटाएगा। तो देखिए, ये दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है? Zn है। तो Zn क्या करेगा? Cu को हटाएगा। अब Cu को हटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? अब यहाँ पे आएगा ZnSO4, ZnSO4 अब प्लस, अब Cu यहाँ से हट के अकेला यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से अकेला चला गया। तो यही अभिक्रिया इस सब से आपको समझ करके बनाना है। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे वाला को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है। ये समझने के लिए आपको ये रिएक्शन एक बार समझ लेना है अच्छे से। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट लाइन पे। चलिए, अब देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है? अब देखिए, निम्नलिखित जब कहेगा तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अब 4 ऑप्शन में आपको याद करना है पोटैशियम। 4 को ऑप्शन ऊपर देखिए, यानी पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। तो देखिए इसमें देखिए सोडियम दिख रहा है आपको, जिंक दिख रहा है, टिन दिख रहा है और पोटेशियम दिख रहा है। तो सबसे कम सक्रिय कौन दिख रहा है आपको? यानी सबसे निचला स्तर पे कौन सा है? तो बताइए। जैसे मैंने बोला था पोटैशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन।
एल्यूमिनियम जिंक लोहा टिन, तो एल्यूमिनियम तो इसमें दिख नहीं रहा है, जिंक दिख रहा है और लोहा नहीं दिख रहा है, टिन दिख रहा है। उसके बाद आएगा आपका ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना। तो ट्रिक याद रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो टिन वाला आप ऑप्शन दे करके मार सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपका टिन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम सक्रिय होगा। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछता कि बताइए सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है, तो आपको याद है कि मैंने बताया था आपको पोटैशियम है। तो पो से क्या होता है पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है के। उसके बाद पो कै, तो कै से यानी कैल्शियम। तो देखिए इसमें कहीं दिख रहा है आपको, तो पहले ही आपका दिख रहा है कि पोटेशियम के वाला यानी फर्स्ट वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अधिक सक्रिय तत्व हो जाएगा। और सबसे कम पूछा है इस चार ऑप्शन में, इस चार ऑप्शन में, तो आपका टिन हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। इसमें देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अब जो तत्व दिया हुआ है इसी में आपको खोजना है। अब ये याद नहीं करना है आपको, जाकर के टेबल में जो तत्व आपको दिया हुआ है उसी में देखना है। तो देखिए कॉपर आपको नीचे पाया जाता है, लेड भी नीचे है, आयरन भी आपका नीचे है। ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, ठीक है। तो ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, ऊपर है आपका एल्यूमिनियम जिंक लोहा टिन। तो एल्यूमिनियम जिंक लोहा टिन, तो एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, जिंक बाद में आ रहा है, लोहा बाद में आ रहा है। तो सबसे ऊपर आपका कौन सा रहेगा एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाएगा इसमें सक्रिय तत्व हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है। चलिए तो फिर यहाँ से अब देखिए अगला क्वेश्चन इधर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के साथ भी जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो बताइए जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी ठंडा रहे चाहे गर्म रहे उसके किसी भी साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा कोई तत्व आपका नहीं है, ठीक है। पोटेशियम भी कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है, ठीक है, और जिंक भी कर सकता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए लिथियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, आयरन कर सकता है। अभिक्रिया करने का मतलब होता है उसमें जंग लगा लेना, ठीक है। यानी जंग लग जाएगा तो समझिए कि वो अभिक्रिया कर रहा है। अब सोना को पानी में रखिएगा तो अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, उसको कितना दिन आप पानी में रखिएगा उसमें जंग नहीं लगने वाला है। तो ऐसे ही आप समझिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका सोना। ऐसा एक धातु है जो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन आयरन आपका कर सकता है। आयरन देखते हैं ना, लोहा जो होता है थोड़ा सा भी अगर उस पर ओस पड़ जाएगा तो उस पर ब्राउन कलर का क्या पकड़ लेगा, एक परत पकड़ लेगा। क्लियर। चलिए अब देखिए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? अभी आपको बताना है। इसमें तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी लोहा क्या करेगा जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और एक मोटा सा परत उसमें जमा लेगा, लेकिन तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। चलिए अब नोट में आइए। अब थोड़ा सा कुछ नोट है आपके लिए, ये देख लीजिए थोड़ा सा। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा। अब ये मोनो डाई ट्राई पेंट्रा टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सॉरी। अब इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे CO है दिख रहा है, यानी O पर कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या है आपका, ये मतलब समझिए कि यहाँ पे एगो ऑक्सीजन है, ठीक है, एगो कार्बन है। तो यहाँ पे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो कहने का मतलब एक ऑक्साइड का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे अब डाई का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो यही क्या कहलाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए SO2 दिख रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे SO3 दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसमें समझना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये आपको कोई अगर एलिमेंट आ रहा है इसमें पावर 2 यहाँ पे नीचे करके दिखाई देगा, तो इसको क्या बोलेंगे होल ट्वाइस।
क्या बोलेंगे, होल ट्वाइस। जैसे यहाँ पे आपका CaOH का होल 2 है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, CaOH के होल ट्वाइस, यानी होल 2 बोल सकते हैं। होल थ्राइस बोलना है तो यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो जैसे AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो क्या बोलेंगे, होल 4 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे थ्राइस बोलेंगे तो यहाँ पे थ्राइस कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, होल 4 बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, होल 4। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इतना कुछ आपका बेसिक चीज़ था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब इसमें अभिक्रिया करने का मतलब यहाँ पे अब रिएक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, अब CaCO3 दिख रहा है, अब एरो साइन यहाँ पे लग गया है, यानी इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे। तो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, टूट रहा है। अब उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी पानी बनेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 ऐसे चीज़ होते हैं जो इस समीकरण में भाग लेते हैं। एक होता है आपका अभिकारक, दूसरा होता है आपका प्रतिफल। तो अभिकारक कौन होते हैं, प्रतिफल कौन होते हैं, उसके भी बारे में हम थोड़ा जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बात किया अभिकारक और प्रतिफल का, तो दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और प्रतिफल को प्रोडक्ट कहते हैं, या उत्पाद भी आप बोल सकते हैं हिंदी में। चलिए अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एरो साइन आपको बना के समझा देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एरो साइन रहेगा बीच में, और इधर जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा यही क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाएगा। और इधर जो हम तत्व लिखेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्लियर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि H2 है प्लस O2 है, तो ये क्या बनाया, H2O। तो एरो साइन के जब इधर देखेंगे यानी दाएं तरफ, क्या कहाँ देखेंगे, दाईं तरफ, तो ये आपका प्रतिफल कहलाता है। और एरो साइन के बाईं तरफ देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाता है। क्लियर। चलिए तो वही बात यहाँ पे बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी आ करके रिएक्शन करने वाले मूड में रहते हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया शुरुआत हुआ और बन करके एक नया पदार्थ तैयार हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। चलिए, अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, अब जब दोनों पद को व्यक्त करेंगे तो उसको क्या कब बोलेंगे, हम समीकरण बोलते हैं। यानी पूरा का पूरा एक समीकरण आपका ये तैयार होता है। जैसे H2 प्लस O2 ये बन के आया H2O, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया Mg प्लस O2, ठीक है, तो ये बनाएगा Mg2O। ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, तो देखिए Mg पर 1 प्लस होता है और ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। तो अब यहीं से आप देखिए, मैंने आपको कंपाउंड रिएक्शन बताया था कि इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आप एक ही ऑक्सीजन रख के अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, तो 1 मैग्नीशियम और ले लेंगे, तो ये दोनों आपको मैनेज कर लेगा। कितना हो जाएगा, इधर Mg2 हो जाएगा। ठीक है, Mg2 हो जाएगा, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी दोनों को दोनों इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस कर लेगा। तो क्या बनाएगा आपका Mg2 आपका तैयार हो जाएगा, Mg2O। क्लियर। चलिए, उसके बाद जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है
तब उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब पूरा का पूरा ऐसे रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे, और पूरा जब ऐसे लिखेंगे तो इसको हम समीकरण बोल सकते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक, अभिकारक इधर हो जाएगा आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि एरो साइन के जस्ट इधर वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, इधर वाला प्रतिफल कहलाएगा। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। अब जल का निर्माण होता है कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे ये आपका H2 था और इधर O2 था, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, H2O बनाएंगे, यानी जल बनाएंगे। आपका क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये आपका क्या है, ये शब्द समीकरण कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से आपका समीकरण का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट आपका संतुलित, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, असंतुलित होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक में आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। अब संतुलित और असंतुलित क्या होता है, जैसे मैंने आपको एरोसाइन का बात बताया था, तो एरोसाइन के थोड़ा सा पॉइंट समझिए। एरोसाइन के अगर इधर कोई अगर परमाणु रहता है और फिर एरोसाइन के इधर कोई परमाणु रहता है, क्लियर, तो दोनों की परमाणु की संख्या अगर समान रहेगी, दोनों तरफ एरोसाइन के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहेगी तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर दोनों साइड यानी एरोसाइन के दोनों साइड परमाणु की संख्या असमान रहेगी यानी बराबर नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित, और समान रहेगा तो संतुलित बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे संतुलित समीकरण का बात किया तो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे नीचे आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि यहाँ पे कितना है, H2 + O2, ये बनाया आपका H2O। अब देखिए इसको बैलेंस किया गया है, यानी यहाँ पे 2 से गुना किया गया है क्योंकि 2 गो ऑक्सीजन बन जाए। क्या बन जाए, 2 गो ऑक्सीजन बन जाए। अब जैसे यहाँ पे 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन इस पे तो H2 था तो इसलिए यहाँ भी 2 से गुना कर दिया गया। अब देखिए एरोसाइन के इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, एरोसाइन के इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, एरोसाइन के इधर ऑक्सीजन 2 है, एरोसाइन के इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल है। चलिए अब आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, परमाणु के तत्वों की संख्या समान है लेकिन असंतुलित में समान नहीं है, ठीक है, यानी बराबर नहीं है। असंतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए और उसको समझिए। एक एग्जाम्पल है इसमें, देखिए Mg लिखा हुआ है, MgO2। अब ये क्या बनाया, MgO। क्या बनाया, MgO बनाया। अब जैसे यहाँ पे MgO आपका बना रहा है तो देखिए अब 2 यहाँ पे Mg हो गया, 2 Mg हो गया, यहाँ पे O2, इधर MgO आ गया, ठीक है। अब देखिए ये संतुलित है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 1 गो है, इधर मैग्नीशियम 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 1 गो है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है इसमें, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने का इसका चांस रहता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। चलिए
इसमें आपको जो द्रव्यमान मिलेगा संतुलित करने के बाद क्या होगा, ना ही उसका नाश हो सकता है और ना ही उसका निर्माण हो सकता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जैसे मैंने उधर द्रव्यमान संरक्षण को देखा, तो इस द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है यहाँ पे देखना है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, चलिए ये आपका द्रव्यमान संरक्षण में समझ गए। और रासायनिक समीकरण को कितने तरीक़ों से संतुलित किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है आपका, रासायनिक समीकरण को कितने तरीक़ों से संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरण को प्रायः 2 तरीक़ों से संतुलित किया जाता है। एक अनुमान विधि या तीर का तुक्का विधि या बीजगणितीय विधि। ठीक है, 2 विधि होता है, एक बीजगणितीय विधि, एक अनुमान लगा के या तीर द्वारा तुक्का लगा के, जैसे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ये 2 तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, संतुलित या असंतुलित बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, H2 + O2, ये आपका संतुलित है कि असंतुलित है। आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये आपका असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसी को मैंने क्या किया, संतुलित किया। तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे 2 लगा दिया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब 4 हो गया, तो दोनों देखिए, ये 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संतुलित। अब उसी तरह ये भी आप देख करके समझ सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर यहाँ पे ये असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया। ठीक है, यानी संतुलित हो गया। फिर इसको भी देख लीजिए, ये भी आप संतुलित कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब कुछ शब्द समीकरण को संतुलित करना है। अब कुछ शब्द आपको मैं दे रहा हूँ, इसको संतुलित करके चेक करना है आपको, ये संतुलित है या असंतुलित है। जैसे यहाँ पे है, आपको बताना है। ठीक है, क्या है ये, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी है। देख के आपको बताना है सिर्फ कि संतुलित है या असंतुलित है। चलिए अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं आपको, संतुलित समीकरण संतुलित करने की बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि क्या होती है, देखिए, अब आपको NCERT के बुक में भी आपको ये विधि सिखाया गया है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आपको समझ में आता नहीं है कि क्या करना है। अब देखिए, ये बीजगणितीय विधि क्या होता है। अब आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे MgO2, क्या बनाया आपका, MgO। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे LHS है, ठीक है, और ये RHS है। बात वही है, एरो साइन के इधर और एरो साइन के इधर देखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में क्या है, आपको एगो दिख रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपका B पे है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा C बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का एगो है, मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर आइए, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों एक एक कर दिया गया इधर। चलिए अब आपको देखना इसमें है कि A बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, A बराबर कितना है, 1 है। A बराबर 1 है। अब यहाँ से समीकरण 1 से आपको क्या करना है, A बराबर C कर देना है। समीकरण 1 से A बराबर C कर देना है। ठीक है, अब C का मान आपको कितना मिला है 1 मिला है। C का मान 1 कर देना है समीकरण 2 में। 2B बराबर क्या है, C है। यहाँ से देखिए A बराबर C है और 2B बराबर C है, दोनों बराबर C दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब B बराबर C/2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको B के जगह पर क्या है, 2B के जगह पर क्या है, C दिया हुआ है। तो ये 2 आपका बटा में आ जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा, C/2। अब C/2 को आप क्या लिख सकते हैं, C के मान तो आपको क्या दिख रहा है, एक बराबर C है और C बराबर 1 है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, C का मान 1। तो C का मान यहाँ से 1 पुट कर देना है। कहाँ से, तो इस समीकरण से उठा के आपको पुट कर लेना। C का मान 1, तो क्या हो जाएगा, B बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पोर्शन। अब A और B का मान समीकरण में रखने पर, जैसे A और B का मान समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए
अब b का मान क्या है, 1/2 है, और a का मान क्या है, 1 है, ठीक है। और c का मान आपको क्या मिल गया है, c का मान आपको c बराबर 2b है, तो b की जगह पर जो था यहाँ पे 2 लगा दीजिए। समीकरण में हर से गुना करने पर, अब हर से गुना कीजिए जितना आपको हर में दिख रहा है, ठीक है। अब 2 से सब में गुना कर दीजिए, ये हर दिख रहा है, सब में 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2mg बच जाएगा, फिर यहाँ पे आपका O2 बच जाएगा, और इधर आपका 2mgO बच जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये विधि आपको ज़्यादा अगर बोरिंग लग रहा होगा तो वाला आप याद रखिएगा, एक विधि से आपको काम चल जाएगा। कौन सा, एरोसाइन के इस साइड वाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरोसाइन के इस साइड बैलेंस आप देख लीजिएगा, और एरोसाइन के इस साइड, यानी जितना परमाणु के तत्व इधर है उतना ही परमाणु के तत्व इधर भी होना चाहिए। आपको ये विधि सबसे आसान रहेगा, और ये बीजगणितीय वाला ये भी सीख लीजिए, अगर ये काम में आ जाएगा तो इसको भी ले लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, एक विधि से आप काम चला सकते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन 2 सूचनाएं प्राप्त होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित 2 सूचनाएं प्राप्त होती है, कौन कौन सा, 1 नंबर में आपका कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्यों बन रहा है यह पता चलता है। कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है, ये आपका 2 चीज़ इस पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। चलिए, उसके बाद अभिकारकों में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पादक में कितने परमाणु अणु बने। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे अभिकारक ये है आपका, और इसका जो आपको दिख रहा है कौन सा, उत्पाद यानी प्रतिफल, ये दिख रहा है, तो कितने बने और कितने भाग लिए थे यहाँ से आपको दिख जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2। अब यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु है, ठीक है। अब कहाँ पे देखेंगे 2 अणु है, तो ये वाला जो सामने लिखा जाता है ना, इसको देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु है। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 1 अणु है, ठीक है। कहाँ से, अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है। ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1 अणु है। ये सब मिल करके क्या बनाए, जल बनाए। जल के कितने अणु है, 2 अणु है। अब जल ये तुम्हारा H2O होता है, H2O। अब आगे जो संख्या रहता है वही आपका क्या होता है, बताया जाता है कि ये जल का कितने अणु है, तो 2 अणु है, ठीक है। जल का कितने अणु, 2 अणु है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया, 1 सेकंड रुकिए। आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। अब यहाँ पे फिर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन के 2 आयतन, हाइड्रोजन के कितने आयतन हैं, 2 आयतन, और ऑक्सीजन के 1 आयतन। उसके बाद ये मिल करके क्या बनाए, जल बनाए। तो जल के कितने आयतन बन रहा है, 2 आयतन। वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताया था कि कितने अणु और कितने आयतन, यही आपको बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए, और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर आपको सेकेंड पार्ट में, अभी फर्स्ट चैप्टर का ही बहुत सारा कंटेंट बाकी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ से अभिक्रिया के प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, दोनों मिला करके। ऊष्मीय वियोजन और अभिक्रिया। उसके बाद फिर विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ताप रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये सारा का सारा अभिक्रिया आपका एक से एक इम्पॉर्टेंट इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। और चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा योगदान इसको मिलता है इसमें, ठीक है। तो आप इसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम उसको पार्ट सेकंड करके लेके आएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो बताया वो बेसिक चीज़ था, उतना भी आपको करना है, लेकिन ये पार्ट सेकंड देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।